जय हिंद साथियों। द गुरु 26 पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे आज हिस्ट्री का क्लास 6 का हिस्ट्री का पार्ट 9। आप जान रहे हैं कि हम लोग चला रहे हैं अभी NCERT 6 to 12 का सीरीज, जिसके अंतर्गत अब हिस्ट्री और पॉलिटी ख़त्म होने वाला है क्लास 6 का, और क्लास 7 का स्टार्ट होने वाला है। तो आज पार्ट 9 करेंगे हिस्ट्री का क्लास 6 का। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। और ये भी जान लीजिए कि जो चैप्टर कर लेंगे उसके लास्ट में हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड, और उससे हम लोग एग्ज़ाम का कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये चैप्टर से कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सभी हम लोग उसमें देखेंगे। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले है व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो दक्षिण भारत में सोना, मसाला, काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए उस समय प्रसिद्ध था। पहले भारत सोना, मसाला, काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतना अधिक मांग था कि काला सोना के नाम से इसे जाना जाता था। काली मिर्च को काला सोना के नाम से जाना जाता पहले, जिसको हम लोग बिहार में गोलकी बोलते हैं, उसी को बोलता है काली मिर्च। तो इतना ज़्यादा इसका मांग था कहाँ, रोमन साम्राज्य में, कि इसे काला सोना के नाम से जाना जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। देखिए एक याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि सिर्फ समुद्री जहाज़ों के द्वारा या सिर्फ सड़क के द्वारा, तो नहीं, सड़क के द्वारा भी और समुद्री जहाज़ के द्वारा भी रोमन पहुंचाए जाते थे दक्षिण भारत से काली मिर्च। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। दक्षिण भारत में बहुत सारी संख्या में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। रोम में व्यापार चल रहा था। इससे पता चलता है कि रोम से व्यापार भारत का चलता था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते चलते, कुछ समुद्र के किनारे किनारे चल के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे, और कुछ अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो कुछ दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। समुद्र तटों से लगे लगे और दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसी के सहारे आते थे। मतलब कि जो यहाँ पे देखिए आया है उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में अगला वीडियो हम लोग में काफ़ी विस्तृत चर्चा किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग राज्य के बारे में जानते हैं। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। ये उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, उसका दक्षिणी भाग, मतलब दक्षिणी भाग बोले तो प्रायद्वीपीय भारत के ही दक्षिणी भाग, इसी को बोल रहा है। तो इधर जो है तटीय, इधर भी समुद्र है, बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, तो इधर भी तट और इधर भी तट, मतलब बड़ा भाग तटीय प्रदेश है उपमहाद्वीप का, भारतीय उपमहाद्वीप का। इनमें बहुत से पहाड़, पर्वत, नदी, मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। कावेरी का मैदान जो है सबसे, इधर जो नदी, बहुत सारे नदी भी बहता है, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, सब इधर ही बहती है। तो इधर जो बहती है तो इतना सारा नदी है कि नदी से यहाँ इलाका भी उपजाऊ बन गया है यहाँ पे। ऐसे तो ज़्यादातर इधर पठार ही मिलेंगे आपको, लेकिन जहाँ पे यहाँ पे मैदान है, नदी से, नदी का जो मलबा आया है, तो नदी के जो मलबा होता है उससे वो काफ़ी उपजाऊ होता है। और नदी अगर है तो जहाँ पे अपना निक्षेप छोड़ेगी तो वहाँ पे वो जो मिट्टी रहेगा जो काफ़ी उपजाऊ रहेगा, इसलिए इलाका काफ़ी उपजाऊ हो गया है। संगम मुबेंदार, ये क्या है? तमिल शब्द जिसका अर्थ होता है, ये संगम मुबेंदार है, ये तमिल शब्द है, इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। संगम मुबेंदार के अर्थ होता है तीन मुखिया, चोल, चेर तथा पांड्य। तीन मुखिया किसके बारे में कह रहा है? चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन? चोल, चेर और पांड्य। इन सब के दो दो सत्ता केंद्र थे। इनका दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। आगे, इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे।
6 केंद्र भी हुआ, मतलब टोटल 6 केंद्र था। इसमें से दो बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, जैसे 2 इसका था, 2 इसका, 2 इसका, 6 गो टोटल हो गया। और 6 में से 2 गो बहुत महत्वपूर्ण था। एक चोलों का पतन पुहार या कावेरीपत्तनम, पुहार या कालीपत्तनम, ये किसका था? ये चोल के था, पुहार या कालीपत्तनम। और दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरई, पांड्य की राजधानी कहाँ था? मदुरई था। ये दोनों काफ़ी क्या था? काफ़ी मदुरई और कावेरीपट्टनम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता था उस समय के लिए। कह रहा ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। क्रय नहीं होगा यहाँ पे, कर होगा। ठीक है, यहाँ पे कर होगा। तो मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय जैसे कर नहीं लेते थे, उपहार लेते थे। कौन? तो ये जो तीनों जो चल रहा है, चोल, चेर और पांड्य, यहाँ पे इस समय उपहार नहीं, उपहार लिए जाते थे कर के रूप में। कर ऐसा कुछ बंधा हुआ नहीं रहता था लोगों पे। इसके लगभग 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। 200 साल बाद के कह रहा है, 2300 साल पहले यहाँ पे हो गया, ये 200 साल बाद, मतलब कि 2100 साल, आज से 2100 साल पहले के बाद कह रहा है कि सातवाहनों का प्रभाव काफ़ी बढ़ गया, सातवाहन वंश का। और सातवाहन राजवंश का प्रभाव बढ़ गया तो सबसे उसका महत्वपूर्ण राजा हुए गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी। मतलब सातवाहनों के सबसे महत्वपूर्ण राजा हुए गौतमीपुत्र सातकर्णी। उनके बारे में हमें उनकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। ये उनकी माँ थी गौतमीपुत्र सातकर्णी, उनकी माँ गौतमी बलश्री है। ये दान किए, बहुत सारा अभिलेख दान किए थे। इसी से पता चलता है इसके बारे में, सातवाहन के बारे में जानकारी प्राप्त करता है जो अभिलेख मिला है। अभी किसके द्वारा दान किए गए? गौतमी बलश्री के द्वारा दान किए गए, जो मिला है अभिलेख उसके द्वारा। रेशम मार्ग की कहानी समझिए, जिसपे किसका नियंत्रण था? कनिष्क का नियंत्रण था। तो रेशम मार्ग की कहानी समझिए। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। ये जो रेशम के कपड़े कीमती भी थे, चमकीले रंग के भी होते थे और चिकना भी, काफ़ी चिकना होता था। और मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े समाज में बहुमूल्य माने जाते थे, अभी भी माने जाते हैं। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत, कताई, फिर उसे कपड़ा बनाया जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ, याद रखिएगा। 7000 साल पहले रेशम का जो कपड़ा बना, उसका तकनीक सबसे पहले कहाँ से आया? चीन से आया। कब आया? 7000 साल पहले आया। आगे बढ़िए। इस तकनीक को हजारों साल तक बाकी दुनिया से छिपाए रखा। चीन, देखिए चीन जो है चालबाज शुरू से ही है। पहले भी 7000 साल पहले की बात है कि जब रेशम बनाने का खोज कर लिया तो लगभग उन्हें हजारों साल तक उसे छिपाए रखा। हजारों साल तक उसे। चीनी यात्री जिस रास्ते से यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सिल्क रूट भी उसे बोला जाता है। चीनी शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। अगर चीनी यात्री जैसे चीनी शासक थे, ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को रेशम कपड़े कहीं भेजते थे उपहार के तौर पर। 2000 साल पहले रोम के शासक जो थे, 2000 साल पहले की बात है, रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशम कपड़ा पहनना एक फैशन सा बन गया था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक कौन थे? कुषाण थे। आगे देखिए, अब जानेंगे हम लोग बौद्ध धर्म का प्रचार। तो बौद्ध धर्म के प्रचार के बारे में जानेंगे। बौद्ध धर्म का प्रसार, कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया था, कनिष्क, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवन बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि थे एक अश्वघोष, वही लिखे। मतलब कि बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष और कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे
उनकी रचना है बुद्ध चरित्र। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बौद्ध धर्म में महायान का विकास के बारे में जानेंगे हम लोग। बौद्ध धर्म में महायान का विकास। पहले मूर्तियाँ में कह रहा है, पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति निर्वाण प्राप्ति को पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं जो हैं बाद में बनाने जाने लगे थे, याद रखिएगा। मथुरा और तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। कौन? बुद्ध की मूर्तियां जो हैं, प्रतिमाएं मथुरा तक्षशिला में पहले बनाई जाने लगी। उसके बाद दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व क्या होता है? जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते हैं थे, उन्हीं को वो क्या कहा जाता था? बोधिसत्व। मतलब जो ज्ञान प्राप्ति के लिए एकांतवास अपनाए, एकांतवास करके ध्यान साधना करेंगे और बोधिसत्व को प्राप्त करेंगे। लेकिन वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो बौद्ध धर्म पूरे, जैसे अगर देखिए, अगर ये बोधिसत्व करना था, क्या बोधिसत्व माने एकांत में रहते हुए साधना करते हुए आप इसको प्राप्त, ज्ञान के प्राप्त कर सकते थे। लेकिन लोग क्या करने लगे कि भाई हम मतलब सांसारिक परिवेश में भी रहेंगे और ज्ञान की प्राप्ति भी हमको करना है। तो इसके लिए क्या किए? इसीलिए आया महायान शाखा। बौद्ध धर्म का महायान शाखा इसीलिए आया था कि बुद्ध की मूर्तियाँ फिर बनने लगी और मूर्ति के सामने अपना पूजा पाठ जो भी शुरू हो गया। तो बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैल गया था। अभी भी यहाँ आपको बौद्ध धर्म के लोग मानने वाले लोग मिल जाएंगे। दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, दक्षिण पूर्व की ओर, मतलब किधर की बात कर रहा है? इधर दक्षिण और इधर पूर्व, माने इधर वाला एरिया। दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक यह फैल गया था। ठीक है, जैसे भारत है तो इधर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर हो गया, इधर जैसे इधर वाला एरिया कह रहा है, इधर हो गया थाईलैंड, हो गया इंडोनेशिया, ये सब इधर है ना, वियतनाम हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, फिर इधर म्यांमार हो गया, वही सब की बात कर रहा है कि इधर भी फैल गया था बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की कौन सा शाखा? महायान शाखा। आगे देखिए, तीर्थयात्री के बारे में कुछ बता रहा है कि भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फा सियन काफ़ी प्रसिद्ध है। फा सियन भारत की यात्रा पे फा सियन आया था, काफ़ी प्रसिद्ध है। और 1600 साल तक पहले आया था ही। सबसे पहले फा सियन चीनी यात्री कौन सबसे पहले आवे क्वेश्चन में, कौन सा चीनी यात्री पहले आया था? तब फा सियन आया था 1600 पहले। हेनसंग तो 1400 साल पहले आया था, 1400 साल पहले हेनसंग आया और फा सियन 1600 साल पहले आया। और इसिंग, देखिए 50 की गलती लिख दिया है यहाँ पे आए थे 672 के लगभग में, 672 और ईसा पूर्व नहीं, ईस्वी 672 ईस्वी में, जब यहाँ के शासक थे मगध में, उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल हुआ करता था, उसी समय इसिंग आए थे। यहाँ पे इंडोनेशिया के जो सुमात्रा द्वीप है ना, वहाँ से होते हुए, जैसे ये अंडमान निकोबार है तो इधर सुमात्रा है, तो इधर से होते हुए समुद्री मार्ग से ही भारत आए थे इसिंग। और लगभग जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ 10 साल तक लगभग ही पढ़े थे और अध्ययन अध्यापन दोनों किए, मतलब टीचर भी हुए थे, पढ़े भी थे दोनों इसिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और बौद्ध धर्म के पढ़ाई के मतलब पढ़ने, बौद्ध धर्म के बारे में ही पढ़ने के लिए आए थे। भक्ति की शुरुआत के बारे में जानेंगे। भक्ति की शुरुआत, देवी देवताओं की पूजा का चलन शुरू हुआ, इसमें हिंदू धर्म के मुख्य पहचान बन गया। देवी देवता का जब चलन शुरू हुआ, पूजा करने का चलन, तो हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान उस समय बन गया। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसी देवी देवताएं शामिल हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में भी किया गया है। चलिए, तो चैप्टर तो ख़त्म हो चुका। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है एमसीक्यू, वो हम लोग अब करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। पहला क्वेश्चन है, संगमकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, दक्षिण भारत सोना, मसाला, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था।
पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है इस पे लगाना है। दूसरा है आप बी में है, काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। सी है, व्यापारी इन सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। डी है, दक्षिण भारत से रोम से व्यापार के प्रमाण स्वरूप अनेक रोमन सिक्के मिले हैं। तो 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा आपको। टाइम खत्म हो चुका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यह गलत दिया हुआ है, क्योंकि केवल समुद्री मार्ग का दिया, यही गलत कर दिया है, बाकी सब सही है। ठीक है, अच्छा ये आंसर ये हो जाएगा सी। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। संगम कविताओं में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार यह एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ क्या है? ग्राम प्रधान, गृहपति, तीन मुखिया, सरदार। टाइम खत्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीन मुखिया। मूवेंदार में होता था तीन मुखिया, ये तमिल शब्द है मूवेंदार, इसका अर्थ होता है तीन मुखिया। आगे तीसरा क्वेश्चन। चोल, चेर और पांड्य शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, पुहार और मदुरै इसके महत्वपूर्ण सत्ता केंद्र में सम्मिलित थे। दूसरा है, ये लोगों को नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। तो चलिए देखिए इसका आंसर, 5 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों इसमें सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दक्षिणा पथ के स्वामी किन्हें कहा जाता था? सातवाहन, कुषाण, चोल या चेर? इसका सही आंसर हो जाएगा, टाइम खत्म हो चुका आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा सातवाहन। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ था? भारत, यूनान, यूरोप, चाइना? टाइम खत्म। इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही नहीं है कह रहा है, सही नहीं है, इस पे टिक करना है। तो ए में है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। बी में, पेशावर और मथुरा इसके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। सी में, इसके शासक काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर नील नदी के मुहानों के पत्तनों तक जाती थी। और डी में है, इस उपमहाद्वीप के सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। इसका सही आंसर दीजिए, 5 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, बुद्ध की जीवनी है बुद्ध चरित, इसके रचनाकार कवि निम्नलिखित में से कौन कौन है? बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? अश्वघोष, पार्श, वसुमित, नागार्जुन? टाइम खत्म। आपका आंसर हो जाएगा इसका अश्वघोष, बुद्ध चरित के अश्वघोष। आगे, बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। दूसरा, इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से कहीं अधिक प्रचलित था। तो इसमें बताइए, एक सही है, दो सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? 5 सेकंड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिर्फ ए सही है। दूसरा, यहाँ पे महायान शाखा ना था, सबसे प्रसिद्ध थेरवाद तो था नहीं, तो एक सही हो जाएगा। आगे, भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों का कार्यक्रम के अनुसार सजाना है। 5 सेकंड। टाइम खत्म। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा, क्योंकि फार्सियन
आए थे 1600 ईसा पूर्व में, और हेनसोंग 1400 और एसिंग 672। तो ऑप्शन में भी सही हो जाएगा। सीरियल नंबर से हो गया। अच्छा, और भी क्वेश्चन है, और भी है। विष्णु के बराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त हुई है? बताइए 5 सेकंड में। यहाँ पे इसमें तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन जानकारी के लिए आपको बताते हैं ऐसे ही। एमपी, इसका आंसर हो जाएगा एमपी। चलिए बस इतना ही। तो आज का सेशन समाप्त हुआ। अगर पसंद आया मेरा सेशन तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। और अगर आप व्हाट्सएप पे अपने प्रोफाइल में लगा ले, सॉरी, अपने जो आपका मतलब दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो होता है स्टेटस उसमें लगा दीजिए तो अच्छी बात है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं।